हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स के तहत जो सीरीज शुरू की गई थी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, वो आज हम लोग जो है लॉर्ड केनिंग तक चर्चा करेंगे। और लॉर्ड केनिंग से ही आपका सिलेबस भी प्रारंभ हो जाता है। मेंस का जो जेपीएससी सीडीपीओ मेंस का सिलेबस है वो यहाँ से प्रारंभ हो जा रहा है। तो आप सभी युवा या भाई बहन जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इसके बाद से जो कुछ भी आएगा वो जेपीएससी सीडीपीओ के सिलेबस के अंतर्गत जो है काम करेगा। और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कर रहे युवा, वैसे युवा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे या जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे, उन सभी के लिए भी ये सारे नोट्स जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का मैं ईगल आईएएस द स्टडी जोन में स्वागत करता हूँ और हमारे सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया था और आज का जो टॉपिक है वो है लॉर्ड डलहौजी जो है टॉपिक है। चलिए, तो लॉर्ड डलहौजी का समय काल हो गया 1848 से लेकर 56 तक। जो मुख्य रूप से गवर्नर जनरल है उनको लेकर के हम स्टडी करें, क्योंकि सारी का आप समझ पा रहे हैं कि जो मुख्य जहाँ से परीक्षा से प्रश्न पूछने की आशंका रहती है उसको लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है। डलहौजी मूल रूप से जो है अपने व्याप्तगत के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। अब तक आप समझ गए कि जो प्रोसेस द्वैध शासन से शुरू हुई थी, द्वैध शासन के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने जो है रेवेन्यू कलेक्शन की जो विधि थी वो इससे स्थापित कर दिया, लेकिन तब तक उन्होंने प्रशासनिक जो पकड़ थी वो उनका हो नहीं पाया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से ये प्रक्रिया जो है ये शुरू हो चुका था कि उन्होंने जो है धीरे धीरे प्रशासन पर जो है कब्जा प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद हम देख पाते हैं कॉर्नवालिस ने अपने संपूर्ण सिस्टम्स को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। लॉर्ड विलीजली से क्या हो गया ना, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, अर्थात जब हमारा प्रशासन हमारे सिस्टम के अंतर्गत आ गया तो अब हम क्या लगा रहे हैं ना, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत जो भारतीय देशी राज्य क्षेत्र है उन पर क्या कर रहे, कब्जा जमा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया लॉर्ड विलीजली से क्या हो गया, शुरू होते चला गया और विभिन्न युद्धों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के संधियों के माध्यम से संपूर्ण भारत को धीरे धीरे जो है कंपनी शासन के अंतर्गत लाया जाने लगा। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के समय काल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू कर दिया गया। इस सिद्धांत के अंतर्गत जिन राजाओं के बच्चे नहीं होते थे या जो लोग बाद में बच्चे गोद लेते थे उनको क्या किया गया, ये अधिकार समाप्त कर दिया गया और उनके राज्य को विलय कर लिया। और यहीं से आपको याद होगा झांसी की रानी का नाम भी बाहर आता है। तो यहाँ ये था, लॉर्ड डलहौजी ने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनके उत्तराधिकार नहीं है और उन्होंने कहा कि जो मुगल से हमारे अर्थात अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आए हैं और जो उनके द्वारा स्थापित किया गया है वैसे राज्य, उन सभी राज्यों में जो उत्तराधिकार के नियम को हम लागू नहीं होने देंगे और ये सारे राज्य जो है कहाँ चले आएंगे ना, अंग्रेजी या कंपनी शासन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत कहते हैं। इसके तहत सतारा का विलय किया गया, जैतपुर संबलपुर का विलय किया गया और बघाट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जेपीएससी में पूछता है, इसलिए जो चीज़ महत्वपूर्ण उसको हम घेरते जा रहे हैं। बघाट के बारे में पूछा गया था कि बघाट का विलय कब किया गया था। आप जाकर के पिछले जेपीएससी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो 1850 में बघाट का विलय किया गया था। झांसी का विलय किया गया था 1853 में। और इसके बाद जो है अवध का विलय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, चूंकि कुप्रशासन के आधार पर जो है अवध का विलय किया गया। तो हालांकि ये कॉमन क्वेश्चन हो चुका है अवध को लेकर के, तो ये भी जानना आवश्यक है। तो झांसी 1853, बघाट के बारे में पूछा था 1850 जो कि जेपीएससी का, सतारा 1848। ठीक है, चलिए अवध को लेकर के थोड़ा डिस्कशन कर लें कि अवध के साथ क्या सिचुएशन था। अवध के साथ सिचुएशन यह था कि यहाँ पर दो रिपोर्ट सबमिट किया गया था। एक तो सबसे पहले कर्नल सलीमन को भेजा गया था 1848 में, लेकिन उन्होंने अवध को मिलाने के बारे में नहीं कहा था, लेकिन कुप्रशासन के रिपोर्ट तो दिए थे। बाद में आउटरम को भेजा गया और उन्होंने इसे जो है इसे शामिल करने को लेकर के भी कहा। तो कुप्रशासन और जो है आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया ना, इसे जो है अवध को क्या किया, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत या कंपनी शासन के अंतर्गत जो है मिला लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कुछ हुआ था डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में बहुत प्रशासनिक जो सबसे कुछ परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। उनमें से एक है नॉन रेगुलेटिंग सिस्टम जो है शुरू किया गया। इसके तहत जो नए क्षेत्र आ रहे थे उन नए क्षेत्रों में जो है कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता था और जो सीधे गवर्नर जनरल को क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रेगुलेशन सिस्टम।
अगर आप ध्यान से लॉर्ड डलहौजी के काल को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ये देखिए 1848 से लेकर 1856, अगर संथाल हुल आपको याद है, जिसे 1857 की सैनिक विद्रोह की पूर्व पीठिका कहा जाता है, भारत का प्रथम मुक्ति संग्राम की उपाधि भी दी गई है। तो ये जो संथाल हुल हुआ था 1855 में, उसके बाद आपने देखा था इस क्षेत्र को भी नॉन रेगुलेशन सिस्टम के अंतर्गत जो है डाल दिया गया था। तो ये नॉन रेगुलेशन सिस्टम क्या है ना, इस क्षेत्र का अर्थात जो हमारे संथाल परगना का जो क्षेत्र है, ये सीधे कमिश्नर के अंदर रहेंगे और ये सीधे कहा होगा ना, गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। तो आप इस चीज़ को मिलान कर पा रहे हैं कि जो डलहौजी के समय काल से नॉन रेगुलेशन सिस्टम को जो है शुरुआत किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया झारखंड के दृष्टिकोण से भी। चलिए, अब डलहौजी के समय में शिक्षा जगत में एक आमूल परिवर्तन है, जिसको हम कहते हैं वुड डिस्पैच रिपोर्ट, वुड डिस्पैच नीति 1854। इसके तहत जो है ना केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा तक जो है परिवर्तन किए गए, और ऐसा माना गया कि लंदन यूनिवर्सिटी के जो अधिकार थे उसी के तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में भी यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। हालांकि ये उस समय काल में तो नहीं खुला, लेकिन बाद में 1857 में ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो है खोले गए। ठीक है, तो वुड डिस्पैच के तहत जो है एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स, अर्थात जिलों में जो है एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स खोले गए, अंग्रेजी माध्यम को सशक्त किया गया। इस तरीके से जो है क्या किया गया, याद रखिएगा, देसी भाषाओं को भी, देसी भाषा और अंग्रेजी दोनों को मिला करके जो है वुड डिस्पैच नीति के तहत जो है शिक्षा को किया गया, सुदृढ़ किया गया। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे, बोलने की तो आवश्यकता नहीं है कि प्रथम रेलवे लाइन जो है उसका भी डेवलपमेंट कब हुआ था। तो उसका भी डेवलपमेंट जो है डलहौजी के काल में हुआ था। डलहौजी मुख्य रूप से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए जाने जाते हैं, टेलीग्राफ वायर के लिए जाने जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो क्या है ना, जाने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो 1852 में ओ सिग्नेंसी को जो है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, और उनके द्वारा 4000 मील जो है लंबी लाइनें बिछा दी गई। और ये जो है बहुत दूरगामी सिद्ध हुआ। जब 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ, उसे रोकने के लिए जो है ये काफ़ी दूरगामी सिद्ध हुआ। इसी के माध्यम से जो है, तार के माध्यम से खबर जाता था, ताकि सैनिक जो है कलकत्ता से जो है उन स्थानों पर पहुंच पाते थे। तो जो 1852 में जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बिछाया गया ओ सिग्नेंसी के माध्यम से, ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ बाद में जा करके। चलिए, डलहौजी के समय काल के दौरान और कौन से कार्य, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, अर्थात कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं था। ठीक है, याद रखिए, तो पब्लिक वर्क PWD नहीं था, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का विकास किया गया। इसके अलावा गंग नहर का कार्य को जो है पूरा किया गया और उसे खोल दिया गया। 1854 तक जो उसे खोल दिया गया। बंदरगाहों को जो है खोल दिया गया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए भी जो है खोल दिया। चूँकि इस समय काल तक जो है व्यापारिक विकास हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, अर्थात हम कहेंगे कि ब्रिटेन के साथ जो व्यापार का विकास था वो काफ़ी चारों तरफ फैला हुआ था। तो इस कारण से बंदरगाहों को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लिए खोल दिया गया, और कई बंदरगाहों में जो है लाइट हाउस का भी निर्माण किया गया। ये पूछा जाता है कि लाइट हाउस कौन जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा लाइट हाउस का निर्माण भी जो है वो डलहौजी के समय काल के दौरान किया गया। सेना का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। और ये चूंकि कोल्ड प्लेस है, तो ये ग्रीष्म ऋतु के लिए क्या करना, एक राजधानी के तौर पर जो है विकसित होने लगा। इसी समय काल के दौरान हमें जो है आंग्ल सिख युद्ध होता हुआ दिख रहा है, और पंजाब का विलय 1849 में जो पंजाब का विलय भी जो है कर लिया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ वर्मा, लोअर वर्मा या पीगू का जो है विलय जो है 1852 में कर दिया गया। अब देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन के तर्ज पर हमें अध्ययन नहीं कर, हम ये देख रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रीलिम्स को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। मेंस का दृष्टिकोण जो है अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सारे वो कार्य हैं, याद रखिएगा, वो सारे कार्य हैं जो कि डलहौजी के काल के दौरान हुए। इनमें से एक कार्य देखिए, एक कार्य यहाँ हम बोल रहे पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। तो डलहौजी 4 मुख्य रूप से चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। अगर हम ध्यान से इन चीज़ों को देखें, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए जाने जा रहे हैं, दूसरा रेलवे के लिए जाने जा रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के लिए जाने जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस एक्ट के लिए जाने जा रहे हैं, और कौन सी चीज़ों के लिए जाने जा रहे हैं, तो सार्वजनिक PWD के लिए जाने जा रहे हैं, और क्या है ना, और उनके द्वारा क्या किया गया था, तो नॉन रेगुलेशन सिस्टम। और शिक्षा जगत में जो सबसे बड़ा सुधार हुआ था, जिसे हम लोग वुड डिस्पैच कहते हैं, वुड डिस्पैच पॉलिसी के कारण भी वो जाने जाते हैं।
शिक्षा में जो परिवर्तन आया था ब्रिटिश काल के दौरान, वो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो लाऊंगा जिसमें संपूर्ण बातें जो है आपके सामने रखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा हमारे चैनल ईगल आईएएस द स्टडी जोन को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलेंगे। आपके ये सारे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब से हमें उत्साहवर्धन होता है और इसके आधार पर जो है हम क्या करते हैं, आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लाते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग का समय काल 1856 से लेकर 62। तो ये तो आप देख ही पा रहे कि इस समय काल के दौरान जो है सिपाही विद्रोह हुआ था, बोलने की आवश्यकता नहीं है। 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, और कैनिंग ने सेना में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया था और इस परिवर्तन के कारण जो है सिपाही विद्रोह को बल भी मिला था। उनमें से एक माना जाता है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। जैसे इसका नियम ये था कि पहले बंगाल के सैनिकों को जो है बाहर जाना नहीं पड़ता था, लेकिन अब ये कहा गया कि जहां आवश्यकता पड़ेगी बंगाल के सैनिक जाएंगे। और हमारे देश में जो रीति रिवाज उस समय था कि अगर कोई मान लीजिए अफगानिस्तान चला गया तो उन्हें जो है समाज में एंट्री नहीं मिलता था, तो एक समस्या तो थी। लेकिन अब अगर बंगाल के सैनिक बाहर भी जाएंगे तो फिर उन्हें अपने सोसाइटी में एंट्री नहीं मिलेगा। इसलिए ये कई और बातें हैं जो 1857 में आप सभी को ज्ञात है। एनफील्ड जो राइफल है उसके कारण भी जो है ये विद्रोह और भी फैला। तो इसको लेकर के हम जो है चर्चा करेंगे 1857 के सैनिक विद्रोह में। ठीक है, तो सामान्य भर्ती सेना अधिनियम आपने देखा जिसके तहत बंगाल के सैनिकों को क्या करना होता था, बाहर जाना होता था। इसके साथ साथ जो है भारत शासन, ध्यान में रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 हुआ। अर्थात 1897 जैसे ही सिपाही विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया ना, कंपनी से शासन को छीन लिया गया और ये अब सीधे जो है ब्रिटेन के संसद को दे दी गई या जो है महारानी के अंतर्गत डाल दिया गया। भारत शासन को चलाने के लिए क्या बनाया गया ना, इंडिया ऑफिस, या इंडिया ऑफिस के साथ साथ भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया का पद भी बनाया गया। तो भारत राज्य सचिव का एक पद निर्मित किया गया और गवर्नर जनरल को जो है अब गवर्नर जनरल ना कह करके क्या कहा जाता था, वाइसरॉय। तो कैनिंग जो है वो क्या हो गए, भारत के फर्स्ट वाइसरॉय के तौर पर जो है नियुक्त हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनिंग ने और कौन सी चीजें शुरू की? कैनिंग के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम। इसे हम लोग जो है आज का कैबिनेट सिस्टम भी मान सकते हैं, या हम ये मानेंगे कि कैबिनेट सिस्टम की जो नींव है वो किसके द्वारा डाला गया था, तो कैनिंग के द्वारा। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, अर्थात अलग अलग कार्य जो अलग अलग विभागों को बांट दिए गए। इससे पहले सारे काम का भार जो सब परिषद जनरल पर था, अब उसने क्या किया, सारे विभाग बना दिया और काम के बोझ को हल्का कर लिया। इसके अलावा 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो पारित किया गया। इसके साथ साथ जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महत्वपूर्ण प्रयासों से जो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। कई महत्वपूर्ण कार्य हुए कैनिंग के समय में भी। 1859 और 60 में जो है बंगाल के नदिया क्षेत्र में जो नील आंदोलन हुआ और उसके बाद 1860 में नील आयोग का निर्माण भी किया गया। एक बार फिर से याद रखिएगा, हमारे चैनल ईगल आईएएस द स्टडी जोन को ज्वाइन, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। चलिए, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि और क्या कुछ हुआ। तो हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, उसके बाद जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्माण भी होता हुआ हमें दिख रहा है 1862 में। तो हाई कोर्ट एक्ट बना, इंडियन पुलिस एक्ट बने, कई नियम, कई जो पुलिस के नियम थे उसमें बदलाव किए गए। तो इंडियन पुलिस एक्ट भी जो है वो कब के बने, तो कैनिंग के समय बनकर के आए। इसके साथ साथ 1861 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हालांकि प्रारंभ 1862 से हुआ, लेकिन जो है 1861 का जो अधिनियम बना उसमें ये कहा गया कि प्रांतों में जो है अब विधान परिषद जो है बनाना प्रारंभ किया जाए। और इसके साथ साथ बंबई और मद्रास गवर्नर को भी जो है बहुत सारा विकेंद्रीकृत किया गया, अर्थात संवैधानिक विकेंद्रीकरण किया गया। वैधानिक और वित्तीय दोनों विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो लॉर्ड कैनिंग के काल से क्या हो गया ना, प्रारंभ हो गया। कैनिंग ने 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नामित किया। तो चलिए, यहां से विधान परिषद की प्रक्रिया शुरू हुई और बाद में जाकर के देखा जा रहा है कि कई जो क्षेत्र हैं, बंगाल हो गए, पंजाब हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, इन सभी क्षेत्रों में जो है विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई। इसके साथ साथ जो है ब्रिटिश कंपनी में उस समय दो प्रकार की सेना काम करती है, एक तो कंपनी की सेना, एक रानी की सेना। तो जो यूरोपियन सेना थी उन लोगों ने जो है व्हाइट मिटूनी, उस समय जो है श्वेत विद्रोह किया गया था 1859 से लेकर 61 तक। तो ये वे महत्वपूर्ण कार्य है जो किसके दौरान किए गए, तो कैनिंग के दौरान हमें देखने को मिले। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।